वालेकुम हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक है, इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो ये हम सेकंड सेमेस्टर की सेकंड चैप्टर एनाटमी फिजियोलॉजी के पढ़ेंगे। और ये है हमने पहले जो एनाटमी फिजियोलॉजी था किडनी के, वो हमने पढ़ा। फिर इस जगह तक हम आए हैं। अगर आपने बस जो वीडियो है वो आप नहीं देखी हो तो जाके लाजमी उनको देख लो, क्योंकि उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते किए हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास सेकंड चैप्टर की एनाटमी फिजियोलॉजी की। तो हमको किडनी के सिस्टम में नेफ्रॉन, उनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। रीनल पेरेन्काइमा जो है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये तो इजी है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पोर्शन। आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास नेफ्रॉन सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है वो हर पार्ट्स की अपना अपना क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए ये टू रीजन में डिवाइड हुआ है। एक रीनियल रीनल जो है वो कार्पसल है, वेयर ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एंड a renal blood tubule into which the fluid filter फ्लूइड जो है वो पास होते हैं। देखिए कि हमारे पास रीनल जो कैप्सूल है, मतलब उसका यही है कि ये जो नीचे है वो डिस्कस किया हुआ है। टू रीजन है, एक रीनल कार्पसल है और रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, renal corpuscle consists of glomerulus capillary network and glomerulus Bowman capsule and epithelial cup that surround the glomerulus capillary। देखे कि हमारे पास ये जो रेनल कार्पसल वो बता रही है, वो हमारे पास ब्लड को फिल्टर करते हैं, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी की एक बंच सा होता है। ठीक है, कप लाइक बना हुआ है। ये इसी तरीके से क्या हुआ है, बना हुआ है। ये हमारे पास रीनल बाउमन कैप्सूल, उनको हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या एपिरन आर्ट्यूल आ जाते हैं और ये इस जगह में इसी तरह घूम सकते हैं। और ये एपिरन आर्ट्यूल से बन, इसमें भी एक डिफरेंस आपको नजर आ रही है कि ये एपिरन आर्ट्यूल बड़ा है और ये एपिरन आर्ट्यूल छोटा है। उसका रीजंस क्या है? तो उसका रीजन ये है कि अल्लाह ताला ने एपिरन आर्ट्यूल को बड़ा बनाया हुआ है, इसीलिए कि ज़्यादा आ जाए, मतलब ज़्यादा ब्लड आ जाए तो प्रेशर इस जगह पे ज़्यादा होगा, तो वो फिल्ट्रेट अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर और इसी तरीके से जो एक्सक्रीशन हो रहे हैं वो क्या है, वो कम मतलब हो जाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा ब्लड आ जाते तो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। ज़्यादा जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ब्लड में कोई मटेरियल होते हैं तो वो एक्सक्रीट सही तरीके से हो जाते हैं, फिल्टर सही तरीके से होते हैं। ब्लड प्लाज्मा इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द ग्लैमरुलस कैप्सूल, हमने बताया कि ग्लैमरुलस की वजह से होते हैं। एंड देन इनटू द फिल्टर फ्लूइड पास इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और बाद में जो फिल्टर फ्लूइड होते हैं जो ग्लैमरुलस से फिल्ट्रेट होते हैं तो वो ट्यूब्यूल के थ्रू किडनी में मतलब किडनी से निकल जाते हैं थ्रू यूरेटर सी। ठीक है, द रीनल ट्यूब्यूल हैज थ्री मेन पोर्शन। आपने ये याद रखना है कि रीनल जो ट्यूब्यूल होते हैं उनकी टू रीजन होते हैं। मतलब रीनल ट्यूब्यूल की थ्री रीजन होते हैं और रीनल कार्पसल की टू रीजन है। ठीक है ना, तो रीनल ट्यूब्यूल की जो थ्री रीजन है वो हमारे पास सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है द रीनल द डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल सेवरल नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कि हमारे पास जब प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल हो गया, फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग और जब मीनी जो है वो डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल अटैच होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट में मतलब कलेक्टिंग डक्ट को अटैच हुआ है। ठीक है, कौन सा रीजन में, कलेक्टिंग डक्ट को डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल की अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, और जब कलेक्टिंग डक्ट से कोई चीज़ निकलता है तो वो किसके थ्रू, रीनल पेपिला के थ्रू। ये आपने बताया कि कलेक्टिंग डक्ट देन यूनिट एंड कन्वर्ट इनटू अ लार्ज पेपिलरी डक्ट which drain into the minor calyx and major calyx renal papilla and the ureter। हम उसने एक फ्लो सा दिया हुआ है कि जब डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेट जो है वो आ जाते हैं। फिल्ट्रेट का मतलब यही है कि जो ग्लोमेरुलस रीजन में फिल्ट्रेशन हुआ है एक्सेस अमाउंट में, जो चीज़ें मतलब हमारा बॉडी वो एक्सक्रीट करना उनका मकसद होते हैं, तो वो आ जाते हैं डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल में। और जब डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल में आ जाते हैं तो उनके साथ एक ऐसा कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल होते हैं जो कि मुख्तलिफ नेफ्रॉन से इसको मतलब ओपन होते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन है ये हमारे पास। तो फिर ये कन्वर्ट होते हैं रीनल पेपिला में, और ये रीनल पेपिला कन्वर्ट होते हैं माइनर कैलिक्स में और फिर मेजर कैलिक्स में, और इसी तरीके से ये हमारे पास यूरेटर में निकल जाते हैं। समझ गए ना?
ये आ जाते हैं हमारे पास नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद करना है, उनकी जो नेमिंग है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी, ठीक है। ये आपको वाइवा में भी और ओसीओसी में भी हेल्प देते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस ये रीजन है, ये हमारे पास क्या है कि ये रीनल आर्टरी है, जो आर्टरी फ्रॉम द रीनल आर्टरी है। और इसी तरीके से ये बाउमन कैप्सूल है, जो कि हमने बताया कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। रीनल ग्लोमेरुलस ये भी है कि आर्ट्रियूल फ्रॉम ग्लोमेरुलस है जो निकल रहे हैं, ठीक है। ये वीन के जो ब्रांचेस होते हैं, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक है, जो कि अनदर इसी तरीके से नेफ्रॉन होते हैं और वो इस जगह पे अटैच होते हैं, ठीक है। और ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हो गया, समझ गया। ये भी इसी तरीके से एक क्या है कि क्विज है, केमी वाले ने दिया है कि इस जगह को नाम दे, ठीक है। जैसा कि हो गया कि 6 नंबर पे किया है, तो 6 नंबर पे हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से याद करना है। ये भी ये उसने रीजन दिया है कि 2 रीजन में डिवाइड किया है, एक कार्टेक्स है और एक मेडुला है। तो मेडुलरी रीजन में जो नेफ्रॉन होते हैं उनको हम मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, और जो नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास कार्टेक्स में होते हैं तो उनको हम कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये ब्लड की फ्लो है, इस फ्लो को याद करो, आपको मुकम्मल स्केच याद होगा, कभी आपको भूल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेफान जो फ्लो ऑफ यूरिन होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं किस जगह पे, बाउमन कैप्सूल में आ जाते हैं। जब बाउमन कैप्सूल में आ जाते हैं तो बाउमन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट से पिलियरी डक्ट से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विक्स, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा इसी तरीके से आ जाते हैं यूरेथ्रा, और वो एक्सक्रीट होते हैं, समझ गया। तो फिर हमारे पास जो किडनी के नेफ्रॉन की टाइप्स है, तो नेफ्रॉन टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो नेफ्रॉन की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास एक कार्टिकल नेफ्रॉन है, एक जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो हमने पहले भी बताया कि वो नेफ्रॉन जो कि कार्टेक्स से मतलब ओरिजिन है, ज़्यादा रीजन वो कार्टेक्स में है, तो उनको हम कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जे कि जैसा कि उनकी एग्जांपल यही है कि देखिए कि ये क्या है, ये हमारे पास ये कार्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। और ये जो है वो मेडुलरी नेफ्रॉन है, क्योंकि ये मेडुला में है। देखिए एक डिस्टिंग्विश है कलर, जो येलो वाले है वो कार्टिकल है एरिया है, जो ये ग्रे कलर है वो उनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अभी वो जो उसकी स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको देखें। रीनल कैप्सूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कार्टेक्स, इट हैज़ अ शॉर्ट लूप ऑफ इनले। याद रखे कि जो कार्टेक्स से जो नेफ्रॉन एराइज होते हैं उनकी लूप ऑफ हिलने जो होते हैं वो शार्टर होते हैं, ठीक है। और जो सुपरफिशियल से ओरिजिनेट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर में दे बता दूंगा, ठीक है। और जो juxtamedullary nephron है तो renal corpuscle originated from the deeper part of the renal cortex mean near the medulla, it is देखिए कि renal it is has a longer loop of Henle, कि renal corpuscle originate करते हैं मतलब वो arise होते हैं from the deeper part of the cortex, जो कार्टेक्स हैं उनकी कार्टेक्स से जब अंदर चले जाते हैं तो वो मेडुलरी रीजन होते हैं। तो juxtamedullary nephron वो नेफ्रॉन है जो उनकी अंदर मतलब से क्या हो जाते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और वो जब अंदर से मेडुलरी रीजन से एराइज होते हैं तो उनकी लूप ऑफ हिलने लार्जर होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये चार्ट में देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्टिकल एरिया में है, तो उनकी जो लूप ऑफ हिलने है वो स्मॉल है, समझ गया ना। तो ये कार्टिकल नेफ्रॉन है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास मेडुलरी नेफ्रॉन है, क्योंकि उनकी जो लूप ऑफ इनले है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ गया ना। तो ये हमारे पास कौन सा वाला नेफ्रॉन है, ये लूपा मतलब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इसी तरीके से ये कार्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो कार्टिकल नेफ्रॉन 85% ऑफ ऑल नेफ्रॉन, देखिए कि हमारी किडनी में ज़्यादातर जो नेफ्रॉन है वो कार्टिकल नेफ्रॉन है। कौन सा वाला, कार्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है ना। ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन कॉर्टेक्स, और ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे पास कार्टेक्स के रीजन में होते हैं। टेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रीनल कार्पस नियर कार्टेक्स मेडुला जंक्शन, ठीक है। तो
ज़्यादातर जो है वो कार्टेक्स में होते हैं, फिर मेडुलरी रीजन वाले जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर नज़दीक होते हैं रीनल कार्टेक्स में। मतलब मेडुलरी जंक्शन और कार्टेक्स दोनों के दरमियान जो जंक्शन है उनमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए कि अब ये अदर स्ट्रक्चर है, तो ये आप देख लें कि रीनल, ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। ये जो हाल जो जगह है उनको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स है ये जगह। और इसी तरीके से ये कार्टिकल नेफ्रॉन है जो कि क्या है, कार्टेक्स में ज़्यादा है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उनको भी देख ले कि ये ज़्यादातर क्या है, मेडुलरी रीजन में पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से ये ग्लामरुलस है, ये ग्लामरुलस है, ये उससे ब्लड की फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये रीनल मेडुला है, तो रीनल मेडुला ये है। और ये का क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, समझ गया। फिर किडनी के जो जो क्या है कि हिस्ट्री ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, उनकी हिस्टोलॉजी देखेंगे कि वो किस टिश्यू से, किस ट्रांजिशन एपिथेलियम से या किस सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम जानेंगे और पढ़ेंगे, ये बहुत आम है। तो आपको क्या करना है, अपने जो तमाम के तमाम सोचे हैं और ख्यालात है वो इस पे लागू करें, ठीक है, ताकि आसानी हो आपको। ठीक है गाइस, epithelial cell from the wall of the glomerular capsule, renal tubule and duct। देखिए कि रीनल ट्यूब्यूल और इसी तरीके से जो कार्पस है, कार्पसल है, उनकी लाइनिंग या वाल किस चीज़ से बने हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये ये हम जानेंगे इस हिस्टोलॉजी में। मतलब ये किस जगह, किस सेल से बना हुआ है। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल बाउमन को, या बाउमन कैप्सूल इस ये क्या है, तो ये कंसिस्ट होते हैं विज़रल एंड पेराइटल लेयर पे। तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है वो हमारे पास टू लेयर का होता है, एक विज़रल है, एक पेराइटल है। द विज़रल लेयर कंसिस्ट ऑफ द मॉडिफाइड सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम सेल मीन पोडोसाइट सेल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो विज़रल लेयर है बाउमन कैप्सूल के, या मतलब ग्लोमेरुलस कैप्सूल के, तो वो पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। Put like projection pedicle wrap around the single layer of the endothelial cell of the glomerular capillary and form the inner wall of capsule। तो ये हमारे पास जो विजरल होते हैं, विजरल लेयर, तो वो अंदरूनी लेयर होते हैं जो कि किस सेल से, पोडोसाइट सेल से होते हैं, ठीक है। और जो पेराइटल लेयर होते हैं ऑफ द ग्लोमेरुलस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ द सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम एंड फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ द कैप्सूल। तो पेराइटल लेयर जो आउटर लेयर होते हैं वो हमारे पास सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम से बने हुए हैं, जो कि फिल्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंटर द कैप्सुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल या कैप्सुलर स्पेस जो होते हैं उनमें किस कौन सा जो फिल्टर फ्लूइड होते हैं, जो ब्लड आ जाते हैं, तो ये सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम से फिल्टर होते हैं और बाद में ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, ये इस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी रीजन है, 3 रीजन है। सबसे पहले द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबाइड एपिथेलियम। तो आपने याद रखना है कि सिंपल क्यूबाइड एपिथेलियम से बना हुआ है, with microvilli on their inner surface spacing the lumen to increase the reabsorption of for surface area for the reabsorption and secretion। तो renal tubule में हमारे पास जो proximal convoluted first part of the nephron होते हैं ना ट्यूब्यूल में, उन वो बना हुआ है क्यूबाइडल और क्यूबाइडल एपिथेलियम से। और जो इनर फेस है, मतलब वो इंक्रीज क्या होते हैं, माइक्रोवेलाई होते हैं। तो माइक्रोवेल ज़्यादातर जिस जगह पे होते हैं तो उनमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, लास्ट पार्ट ऑफ द लूप ऑफ ascending loop of Henle is composed of simple columnar epithelium which come in contact with the apparent arteriole। तो आपने याद रखना है कि जो लूप ऑफ हिनले की जो लास्ट पार्ट है, जो सिंपल किस चीज़ से बना हुआ है, सिंपल कोलोमनर एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। द कोलोमनर एपिथेलियम सेल इन दिस रीजन आर क्राउडेड टुगेदर एंड फॉर्म म्यूकोला डेंसा। देखिए कि हमारे पास म्यूकोला डेंसा वही रीजन होते हैं ना, जिस जगह पे जो कैपिलरी वगैरह एफिरन और इफिरन आर्ट्यूल जो है वो जब एक जगह पे, मतलब इसी तरीके से ये एफिरन एपिरन आर्ट्यूल है, और ये हमारे पास एपिरन इपिरन आर्ट्यूल है।
और इस जगह से हमारे पास ग्लामरुलस कैप्सूल है, तो इस जगह पे ये सेल प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से ये सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी एक खास फंक्शन है जो कि फिल्ट्रेशन में, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में काम करते हैं, और ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। Alongside the mucosa densa, the vana, the apiran arteriole and the epiran arteriole contain smooth muscle fiber called juxta glomerulus cell, ठीक है। तो हमारे पास एपिरन और इपिरन जो आर्ट्रियोल है, उसके उसमें एक स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो उनको हम जक्स्टा ग्लैमरुलस सेल कहते हैं। बोथ म्यूकोला डेंसा एंड जक्स्टा ग्लैमरुलस फॉर्म द जक्स्टा ग्लैमरुलर apparatus which help in regulation of blood pressure। देखें कि हमारे पास जब एपिरन आर्ट्रियोल और इपिरन आर्ट्रियोल आ जाते हैं और कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उनको हम जक्स्टा ग्लैमरुलस सेल कहते हैं। और जब जक्स्टा ग्लैमरुलस सेल और म्यूकोला डेंसा क्या होते हैं, बोथ फॉर्म होते हैं, तो उनसे बन जाते हैं ग्लैमरुलस, क्या, ग्लैमरुलस के ग्लैमरुल जक्स्टा ग्लैमरुलस apparatus, क्यों वो ब्लड प्रेशर प्रेशर की रेगुलेशन करते हैं। तो ये आपको याद लाजमी करना होगा कि ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लैमरुलस apparatus, नॉट द जक्स्टा ग्लैमरुलस सेल, ठीक है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, आपको ये डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द म्यूकोला डेंसा है, ये सेल है, ठीक है। हमने पहले भी आपको स्ट्रक्चर मतलब ड्रा किया। फिर ये हमारे पास एपिरन आर्ट्यूल के, जो कि एपिरन आर्ट्यूल आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है और ये नैरो है, ठीक है। तो एपिरन आर्ट्यूल, और ये इसका रीज़न भी हमने बताया कि ये प्रेशर की रेगुलेशन की वजह से ये एपिरन बड़ा है और इपिरन जो है वो छोटा है। ये हमारे पास पेराइटल वाल होते हैं, लेयर ऑफ द कार्पोरियल का फसल, और ये बाउमन कैप्सूल होते हैं जो कि अंदरूनी रीजन होते हैं। ये बिगिनिंग ऑफ द ये इस जगह से बाद में क्या बन जाते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाते हैं, और ये विजरल लेयर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये किस चीज़ से बने हुए, पोडोसाइट से, ठीक है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो लास्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल के, तो वो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो बिगिन इन द शार्ट डिस्टेंस पास द म्यूकोला डेंसा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास शॉर्ट रीजन होते हैं, किसकी, म्यूकोला डेंसा की। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो हमारे पास ये आपको लाजमी याद होना चाहिए कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में टू सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, टू सेल होते हैं, और टू सेल उसकी अलग अलग फंक्शन है, अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो पर एक प्रिंसिपल सेल है और एक इंटर इंटर कलेक्टेड सेल है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, विच हैव अ रिसेप्टर फॉर बोथ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन aldosterone दैट रीअब्सॉर्ब सोडियम वाटर एंड सिक्रीट पोटेशियम। देखिए कि हमारे पास प्रिंसिपल सेल में टू रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में टू सेल हैं, फिर प्रिंसिपल सेल फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे जो सेल है वो हमारे पास, इसमें टू रिसेप्टर है। एक एंटी डायब्रेटिक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। इसका काम यही है कि जो वाटर की रिब्जॉर्प्शन होते हैं बॉडी में दोबारा, तो वो कौन सा हार्मोन करते हैं, एडीएच करते हैं। और अल्डिस्टिरान भी हमारे पास वर्क करते हैं सोडियम पे। अगर सोडियम क्या होते हैं, सोडियम को आपने मतलब सोडियम वो रिब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वाटर भी खुद ब खुद उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो पोटाशियम है वो सिक्रीट होते हैं। तो अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो क्या कर लेते हैं, पोटाशियम एक्सक्रीट करना चाहते हैं, तो सोडियम की ज़्यादा इंटेक करे, ठीक है। और अगर आपने पोटाशियम को लॉस कम करना है, मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, तो सोडियम की मेंटेनेंस कर लिया करे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इनवर्स काम कर लेते हैं। अब अगर एक सोडियम ज़्यादा होते तो पोटाशियम कम हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारे पास सेकंड नंबर पे इंटर कलेक्टेड सेल होते हैं विच रेगुलेट द पीच, या याद रख के कि पीच की रेगुलेशन सिक्रीशन ड्यू टू द बायोकार्बोनिक एसिड एंड पोटाशियम। देखिए कि हमारे पास सेकंड जो सेल है वो हमारे पास इंटर कलेक्टेड सेल है जो कि रेगुलेशन ऑफ द पीच कर लेते हैं। ये आपने याद इसी तरीके से करना है। द कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन इनटू द पेपिलरी डक्ट, बस ये भी केन्यू अक्सर कोट कर देते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किस जगह पे
जो यूरिन बन जाते हैं वो ड्रेन कर लेते हैं पिपिलरी डक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिन की फार्मेशन किसी तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो यूरिन फार्मेशन इन नेफ्रॉन टू प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन एंड कलेक्ट इन डक्ट्स परफॉर्म द थ्री बेसिक प्रोसेस। देखिए कि हमारे पास थ्री बेसिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक ग्लामरुलस फिल्ट्रेट होते हैं, रीनल ट्यूबुलर रिब्जाफिन होते हैं, और ट्यूबुलर सिक्रीशन होते हैं, समझ गए ना। तो ग्लामरुलस कैप्सूल का फंक्शन क्या है, तो ग्लामरुलस फिल्ट्रेट का फंक्शन यही है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फार्मेशन produce water in most solute in blood plasma move across the wall of the glomerulus capillary into the glomerulus capsule then into the renal tube। देखिए कि ग्लामरुलस फिल्ट्रेट का मेन फंक्शन यही है कि जब ब्लड में कोई भी एक्सेस अमाउंट में चीज़ें आ जाती है, मतलब कैपिलरी ब्लड कैपिलरी में आ जाती है एपिरन आर्ट्रियूल में, तो वो फिल्टर किए जाते हैं रीनल कैप्सूल में, ठीक है। ये इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर सा होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसा ये रीनल कैप्सूल है, और ये रीनल एपिरन आर्टरी है, और ये ईपिरन ईपिरन आर्टरी है, तो उस जगह पे ग्लैमरुलस है, तो इससे क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन हो जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह से एक प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल जो है वो निकल हो जाते हैं। जब इस जगह में फिल्ट्रेशन अकर होते हैं तो इस जगह से इस जगह आ जाते हैं रीनल कैप्सूल में, और रीनल कैप्सूल में जब आ जाते हैं वो हमारे पास रीनल ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट रेट किसी तरीके से, तो ये आप ये यहाँ ये एमसीक्यूज हैं, तो याद रखें कि ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट रेट जो है वो हमारे पास द अमाउंट ऑफ फार्म फिल्ट्रेट फार्म into all the renal capsule about kidney each minutes in a glomerulus filtrated। देखिए कि हमारे पास each मिनट में कितने फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो एडल्ट में द ग्लैमरुलस फिल्ट्रेटेड एवरेज 125 मिलीलीटर पर मिनट, तो और जो डे इसका होता है तो 180 लीटर पर डे होते हैं, ठीक है। तो ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट या ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन जो होते हैं वो हमारे पास 125 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं मेल में एडल्ट में, और सारा दिन में 180 लीटर पर डे होते हैं, ठीक है। और जो मेल होते हैं मतलब ये तो हमने बात की एडल्ट की और मेल की, और ये जो फीमेल की बात कर रहे हैं एंड 105 मिलीलीटर पर मिनट एंड 150 लीटर पर डे, ठीक है, इन फीमेल। तो फीमेल में हमारे पास 105 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं, और 150 लीटर जो है वो हमारे पास पर डे में फीमेल में हो जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ की, यूरिन की फॉर्मेशन, मतलब यूरिन को फिल्टर आउट करना हमारी नेफ्रॉन। फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, देखिए कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मतलब फिल्ट्रेटरी प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास थ्री मेन प्रेशर होते हैं, कितने, थ्री मेन प्रेशर होते हैं। ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट डिपेंड ऑन द थ्री मेन प्रेशर। वन प्रेशर promote filtration while the two pressure oppose the filtration। तो आपने ये याद रखना है कि थ्री प्रेशर तो है, लेकिन एक प्रोमोटरी प्रेशर है कि एक चीज़ को क्या करें, फिल्ट्रेट किया जाए, और दो जो है वो हमारे पास वो रीजन मतलब वो प्रेशर होते हैं जो कि अपोज करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें ना आ जाए रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो पहला जो है वो हमारे पास ग्लैमरुलस ब्लड हाइस्टेरिक प्रेशर है। इट इज़ द ब्लड प्रेशर इन द ग्लैमरुलस कैपिलरी विच इज़ अबाउट 55 mmHg। इट प्रोमोट फिल्ट्रेशन by the forcing water and solute from blood plasma through the filtration membrane। देखिए कि ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ ग्लैमरुलस कैप्सूल एक्स 155 mmHg। हमारे पास ग्लैमरुलर ब्लड हाइस्टेरिक प्रेशर है, जो कि ये प्रोमोटिंग प्रेशर है कि एक चीज़ को क्या कर ले, प्रोमोट कर ले, ताकि वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। उनकी जो अमाउंट है प्रेशर हम एमएमएचजी में लेते हैं, तो वो 55 है। या आपको याद करना है कि ग्लैमरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, 55 mmHg। जो सेकंड वाले हैं वो हमारे पास कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted against the filtration membrane by the fluid already in the capsular space and renal tubule। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देखिए कि ये हमारे पास
अगेंस्ट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो हमने पहले ऊपर बताया, तो ये उसकी अगेंस्ट खिलाफ कार्य करते हैं, ठीक है। फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सूलर स्पेस इन रीनल ट्यूब्यूल, और उसकी जो प्रेशर की अमाउंट होते हैं वो हमारे पास 15 mmHg का होता है, जो कि कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको हम दूसरा नाम देते हैं पेल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो भी याद रखें, हमने बताया कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम पेल्ट्रेशन पेल्ट्रेट पेल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं। और जो तीसरा वाला है वो हमारे पास ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सच एज अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन इन द ब्लड प्लाज्मा। देखिए कि हमारे ब्लड में अल्ब्यूमिन और इसी तरह ग्लोबुलिन, ये क्या है, प्रोटीन है, जो कि उसकी प्रेजेंसी की वजह से, उसकी प्रेजेंट होने की वजह से एक प्रेशर आ जाते हैं, उनको हम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इट आल्सो अपोज फिल्ट्रेशन विच इज़ अबाउट 30 mmHg, ठीक है। तो 30 mmHg जो है वो उनकी वो अपना पोर्स लगाते हैं कि वो जो हमने ऊपर बताया कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इसको क्या करें, उसकी मुखालिफत वो करते हैं, ठीक है। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 30 mmHg, समझ गए ना। फिर जो नट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो हमारे पास 10 mmHg है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला ने ये डिफरेंस 10 mmHg नहीं होता ना, तो वो फिर यूरिनेशन या मतलब इसी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो ग्लामरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55% है, तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम आपको एक खाका सा बनाएंगे कि इसी तरीके से प्रेशर होते। देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ग्ला कैप्सूल ग्लामरुलस कैप्सूल है, ठीक है। और ये हमारे पास ग्लामरुलस है, ठीक है। और ये हमारे पास उससे निकले हुए इपिरोनाट्रियूल, और ये आ जाते हैं एपिरोनाट्रियूल, ठीक है। तो इससे एक प्रेशर एक्सर्ट होते हैं ग्लामरुलस कैप्सूल पे। ये क्या है, ग्लामरुलस कैप्सूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, ये जो इस पे एग्जर्ट होते हैं कि ब्लड आ जाए और वो उससे फिल्टर हो जाए, तो वो उनका मकदार 55 है, ठीक है, हमने बताया। और फिर बाद में जो है वो ये इस पे टू फोर्स प्रोड्यूस मतलब लगाते हैं कि एक ऐसा होना है, ठीक है, और एक इसी तरह होते हैं। तो ये जो पहला वाला है वो हमारे पास 15 mmHg है, जो कि कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है, ये इस जगह का। और इसी तरीके से ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे पास 30 mmHg है, तो वो भी, तो उससे बन जाते हैं। उसकी मुखालिफत किस किस जगह पे होते हैं कि 35 एक जगह से, मतलब प्रोमोटिंग प्रेशर, और 45 अपोजिंग प्रेशर, ये दो हैं जब जमा हो जाए, और ये वन है, ठीक है। तो इससे जो डिफरेंस आ जाते हैं, और वो डिफरेंस द 10 जो है वो हमारे पास किसका है, ये इसका है। तो ये प्रोमोटिंग प्रेशर है, तो लाजिम क्या हो जाएगा, यूरिनेटर होगा, समझ गया। ट्यूबुलर जो दूसरा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन के, वो हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। एज द फिल्टर फ्लूइड फ्लो along the renal tubule and is the collecting duct, the cell in the tubular reabsorb about 99% of the filter fluid and many useful solute. This the water and solute glucose amino acid and electrolyte return to the blood। देखिए कि ट्यूबुलर के जो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं वो हमारे पास 99% रीअब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, ठीक है। और 1% जो है वो हमारे पास यूरिन फार्मेशन होते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि कितनी परसेंट जब फिल्ट्रेट हो जाए, 100% फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, तो सेकंड स्टेप में वो 99% जो है वो हमारे बॉडी में वापस हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, और 1% सिर्फ जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, यूरिन फार्मेशन कर देते हैं। साइड उस 3 साइड है ट्यूब्यूल में जो कि रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट, ठीक है। तमाम के तमाम जो सेगमेंट है वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कौन कौन चीज़ें जो है, कौन कौन मिनरल एटम मतलब किस चीज़ें जो है वो, कौन सी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम पोटाशियम हाइड्रो मतलब
कैल्शियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो याद रखिए, इसमें एमसीक्यू में आपको बता रहा हूँ कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। 70% जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। ठीक है जी। जो 30% बाकी है, मतलब 30% या 29% वो हमारे पास लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होते हैं। और इसका ये एक और एक्सेप्शन यही है कि इसमें ग्लूकोज जो है वो और अमीनो एसिड ये थ्रू एक्टिव प्रोसेस क्या हो जाती है, बॉडी में अंदर वापस हो जाते हैं, मतलब वापस हो जाते हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्ब होते हैं। सिर्फ ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी और रीजन एब्जॉर्ब नहीं कराते। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में हमारे पास सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम है। ठीक है, ये भी और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं लूप ऑफ हेनले। और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास जो वाटर है, सोडियम है, कैल्शियम है और बाइकार्बोनेट री मतलब रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं तीसरी नंबर जो पार्ट्स हैं, आखिरी लास्ट जो यूरिन फॉर्मेशन की पार्ट्स है वो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन है। तो एज द फ्लूइड फ्लोज along the renal tubule and the collecting ducts their cells secrete other materials such as waste drug excess iron into the fluid। देखे कि हमारे बॉडी में जितने भी चीज़ें वो रिब्जॉर्ब करते हैं, सेकंड स्टेप में हमने बताया कि रिब्जॉर्प्शन हो जाते हैं और वो दोबारा जो है वो क्या कलेक्टिंग डक्ट में लेके जाने के लिए कौन कौन चीज़ें जो मुकम्मल हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कराते, तो वो थ्रू यूरिन फॉर्मेशन जो है वो निकलना ज़रूरी होता है। तो वो फिर दोबारा ट्यूबुलर सिक्रीशन करा देते हैं। हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब टेस्टल में हो जाते हैं, रीन लूप ऑफ हेनले में वापस जो है वो क्या कर लेते हैं, पेल्ट्रेट में आ जाते हैं। पेल्ट्रेट वही चीज़ होते हैं जो पेल्ट्रेशन की हासिल में होते हैं, तो उनको हम पेल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग्स वगैरह है या वेस्ट मटेरियल एक्सेस फ्लूइड है वो दोबारा हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल की मतलब रीजन है उनमें दोबारा आ जाते हैं। दस ट्यूब्यूलर सेक्शन सिक्रीशन रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। और फिर इसकी वजह से ट्यूब्यूलर जो हमारी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो हमारे यूरिन में दोबारा जब आ जाते हैं तो वो एक्सक्रीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ज़्यादातर जो दोबारा मतलब ब्लड से देखिए, एक तो है, एक हम क्या कर लेते हैं, पेल्ट्रेट कर लेते हैं। पेल्ट्रेट के बाद वो एक ब्लड वेसल है, जब ये पेल्ट्रेट हो जाते हैं तो ये अंदर जाते हैं नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में। फिर ये रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये रीएब्जॉर्ब होते हैं तो बाहर दोबारा सेल में आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा सेल में आ जाते हैं और फिर जब ये सेल मतलब मुकम्मल तरीके से वो वेस्ट मटेरियल होते तो दोबारा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्री प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है। आप समझ गए ना। दूसरा जो है वो यूरिया इन लूप ऑफ हेनले थिन सेगमेंट होते हैं। फिर इसके बाद कैल्शियम पोटाशियम होते हैं, हाइड्रोजन, अमोनिया डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में ये चीज़ें क्या होते हैं, दोबारा सीक्रेट होते हैं, जो कि हमारा बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कराते, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होना लाजमी है। तो ये यूरिन फॉर्मेशन की जो एक्सक्रीशन की जो थ्री स्टेप है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, फिर रिब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, फिर उसके साथ प्लस हो जाते हैं जो सिक्रीशन दोबारा वो कर लेते हैं। ठीक है ना, ये रीजन ये एक उसकी डायग्राम है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इसी जगह से आ जाते हैं रीनल मतलब एपिरन आर्टरियोल पे, तो वो फिल्टर को हो जाते हैं, इस जगह पे फिल्टर हो जाते हैं। देखिए, ये फिल्ट्रेशन की निशान है। ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन की निशान है। ठीक है, और ये सिक्रीशन की, समझ गए ना। तो ये हम सेकंड मतलब फार डिस्कस कर दिया यूरिनरी सिस्टम के। तो इंशाल्लाह हम जो बाद में जो काम रह गया है इस यूनिट में, तो वो थर्ड पार्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद। ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।